सबसे पहले जानिए कि नीति आयोग और जीबी पंत हिमालय पर्यावरण संरक्षण के सहयोग से देहरादून में सेमिनार आज संपन्न हुआ है, जिसमें हिमालय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर चर्चा की गई है। एक दिवसीय कार्यशाला का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उद्घाटन किया है। कार्यशाला में जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालय में पिघलते ग्लेशियर, सूखते जल स्रोत पर चिंता जताई गई है। कार्यशाला में हिमालय रीजन में स्प्रिंग शेड मैनेजमेंट पर जोर दिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है, जो भारत सरकार के नीति आयोग और जीबी पंत जो हमारा यहाँ का संस्थान है, उनके संयुक्त तत्वाधान में पूरे देश भर के लोग जलवायु परिवर्तन और हिमालयन क्षेत्रों में इससे हो रही चुनौतियों से निपटने के लिए इस कार्यशाला में अपने अपने विचार रख रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जलवायु परिवर्तन एक बड़ी समस्या हमारे लिए है, बड़ी चुनौती भी है। लगातार हमारे जो जल स्रोत, हमारे नाले, भौरे, गधेरे, ये सब सूखते जा रहे हैं, उनके स्रोत कम होते जा रहे हैं। उसको लेकर जहां हम उत्तराखंड में पहले ही इन जल स्रोतों के पुनर्जीवीकरण के लिए प्रयास कर रहे हैं, सारा के माध्यम से लगभग 5,500 ऐसे स्रोतों को फिर से पुनर्जीवित करने का काम कर रहे हैं। और आज जो यहाँ पर मंथन होगा, जो आज लोगों के बीच में विचार आएंगे, वो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे राज्य के लिए भी, अन्य हिमालयन राज्यों के लिए भी। खबर देहरादून से, जहां पर कल से शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। विधानसभा स्पीकर ऋतु खंडूरी ने आज सर्वदलीय बैठक नेताओं की बुलाई है और इसके बाद कार्यमंत्रणा समिति की मीटिंग होगी। विधानसभा में होगी बैठक। कल से शुरू होने जा रहे बजट सेशन के मद्देनजर बीजेपी ने राज्यपाल के अभिभाषण के बाद अपने विधायकों की मीटिंग बुलाई। मीटिंग विधानसभा में ही रूम नंबर 207 में होगी, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल मौजूद रहेंगे। बीजेपी सदन में विपक्ष के सवालों को लेकर अपनी रणनीति तैयार करेगी, तो वहीं बजट पर वित्त मंत्री का कहना है कि बजट 20 फरवरी को दिन में 12:30 बजे पेश किया जा सकता है। अंतिम फैसला कार्यमंत्रणा समिति में किया जाएगा। कार्यमंत्रणा समिति में ही सब बातें तय होती है। पहले दिन माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण होगा, जो एक मैं परंपरा है उसके आधार पर बता रहा हूं, क्योंकि ये सब कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में ही तय होता है। उसके बाद उस पर चर्चा होती है और फिर बजट की भी जो तिथि हमारा कार्यमंत्रणा समिति तय करेगी, यानी 18-19 के बाद कभी भी इस वर्ष का हम लोग बजट प्रस्तुत करेंगे। देहरादून से अगली खबर है, जहां पर बजट सत्र को लेकर आज कांग्रेस विधायकों की बैठक बुलाई गई है। नेता विपक्ष यशपाल आर्य के आवास पर शाम के 5 बजे ये बैठक होनी है। बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा होनी है। बताया जा रहा है कि सत्र के दौरान कांग्रेस यूसीसी, स्मार्ट मीटर, कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा सकती है। रामनगर के तराई पश्चिमी वन प्रभाग के आम पोखरा रेंज से एक विशालकाय अजगर को रेस्क्यू किया गया है। यह अजगर 170 किलो का है, इसकी लंबाई 20 फीट है। इसने स्नैक्स कैचर तालीम हुसैन ने सैनिक कॉलोनी गोपीपुरा से पकड़ा है। स्नेक कैचर तालीम हुसैन, जिन्होंने इसे सैनिक कॉलोनी गोपीपुरा से पकड़ा है, उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। तराई पश्चिमी के डीएफओ कार्यालय लाया गया है इसे, जहां इसे लाकर जंगल में छोड़ा गया है। और इस अजगर को देखने डीएफओ ऑफिस में लोगों की भीड़ जमा हो गई, जो 20 फीट लंबा था और 120 किलो का था। इतना भारी भरकम अजगर देख के सब कोई हैरान हो गया। मैंने बहुत बड़े रेस्क्यू किए हैं, मगर अब तक का रामनगर के अंदर सबसे बड़ा अजगर है। ये काशीपुर सैनिक कॉलोनी रामपुरा गांव है, उसके वहां से पकड़ा हमने, किसी खेत में आ गया था। और ये सांप 20 फुट से ऊपर लंबाई है इसकी, वजन 1 कुंटल 70 किलो है। रामनगर में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बिजरानी रेंज में हमलावर हुए बाघ को रविवार देर रात ट्रैकलाइज किया गया और इस बाघ ने वनकर्मी प्रेम को मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद कुछ दिन पहले एक वनकर्मी गणेश को घायल कर दिया गया। पकड़ा गया बाघ 8 साल का बताया जा रहा है और ये एक नर है
जिसका मेडिकल चेकअप किया जा रहा है। साथ ही इसका डीएनए सैंपल लेकर लैब भेजा जाएगा, जिससे इसके हमलावर होने की पुष्टि हो सकेगी। कॉर्बेट पार्क ने सभी से अलर्ट रहने को कहा है। कल रात को इसको डाइटिंग की गई टाइगर को, और ये एक मेल है अभी, है ना, और इसको अभी इसका जेनेटिक एनालिसिस वगैरह सब करा जाना है, क्या है एग्जैक्टली तब पता चलेगा। और मैं मतलब सबको यही बोलना चाहूँगा कि टाइगर पकड़ा गया है, लेकिन फिर भी ये पूरा जो क्षेत्र है सावलदे वाला, ये यहाँ पे टाइगर की डेंसिटी अच्छी खासी है, ठीक है। और मैं सबको ये बोलूँगा कि इसका मतलब ये नहीं कि सब आराम से रिलैक्स हो जाए, वो सबको अभी भी सतर्कता बनाए रखनी है। खबर हरिद्वार से, जहां पर कई रिहायशी इलाकों में जंगली हाथियों के आने का सिलसिला जारी है। वन विभाग ने हाथियों की रोकथाम के लिए बैम्बू सोलर फेंसिंग यानी कि बांस के जरिए तारबाड़ करने की शुरुआत कर दी है। इससे पहले कुछ स्थानों पर लोहे की पोल से फेंसिंग लगाई गई थी, लेकिन ये पोल चोरी होने के कारण अब बैम्बू फेंसिंग यहां पर की जा रही है। हुए एक प्रयोग के तौर पे 2 किलोमीटर के क्षेत्र में जो गंगा का किनारे क्षेत्र है मातृ सदन के आसपास वाला, जहाँ से हाथियों का सबसे ज़्यादा आवागमन हो रहा था, उसमें बैम्बू के पोल इस्तेमाल करके जो है सोलर फेंसिंग लगाई गई है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों के लिए फायर सीजन किसी चुनौती से कम नहीं है। आलम तो ये है कि साल दर साल बढ़ रहे पारे से फॉरेस्ट फायर की घटनाएं अब समय से पहले ही होने लगी हैं। इस बार भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। देखिए रिपोर्ट। इस साल पहाड़ों में बारिश नहीं के बराबर हुई है। जनवरी का तापमान बीते सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। बारिश की बेरुखी और लगातार चढ़ते पारे ने जंगलों के लिए बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। हालात ये है कि इस बार फायर सीजन शुरू होने से पहले ही कई इलाकों में जंगल धधकते नजर आ रहे हैं। जंगलों में धधकी आग से वन संपदा तो खाक हो ही रही है, साथ ही कई नई परेशानियां भी खड़ी हो रही हैं। 2025 का जो जनवरी का महीना है अभी तक का सबसे गर्म मंथ है, और इसके बाद जबकि सबको उम्मीद थी कि जब ला नीना का इफेक्ट होगा तो टेम्परेचर और ज़्यादा गिरना चाहिए, लेकिन ये बड़ा एक आश्चर्य का विषय है कि टेम्परेचर बढ़ रहे। अभी हम लोग पहाड़ों में देख रहे हैं कि गर्मी की वो स्थिति है जो मार्च अप्रैल में मिलती है। फॉरेस्ट फायर अल्मोड़ा के लिए अभिशाप साबित हो रही है। बीते साल यहाँ 11 लोगों की जान जंगलों की आग ने ले ली थी। इस साल भी फायर सीजन शुरू होने से पहले ही यहाँ आधा दर्जन मवेशी आग में झुलस चुके हैं। अल्मोड़ा के साथ ही चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत, पौड़ी, टिहरी और बागेश्वर में भी सीजन से पहले ही जंगल धधक चुके हैं। ऐसे में इस बार वन विभाग के लिए चुनौती कई गुना बढ़ गई है। देखिए, पिछले साल की जो हमने घटनाएं हुई उससे काफ़ी सीखा है, और वो सारे सुधार करेंगे जिससे कि पिछली जो वनाग्नि का सीजन था जो घटनाएं हुई थी वो रिपीट ना हो। इस बार हमने बहुत सारे नए पहल भी शुरुआत किया, जैसे कि दूर दराज क्षेत्र में पानी की व्यवस्था, जल जीवन। पहाड़ों में हर साल पारा चढ़ रहा है। बदलता मौसम चक्र भी कई मुश्किलों की वजह बना है। बारिश की बेरुखी से जमीन सूखी है, रही सही कसर चीड़ के पिरूल पूरा कर रहे हैं। ऐसे में जो हालात इस बार हैं, उससे ये तो साफ है कि आने वाले दिनों में संकट और बढ़ेगा। ऐसे में ये देखना है कि वन विभाग फॉरेस्ट फायर की घटनाओं से निपटने के लिए क्या प्लान तैयार करता है। न्यूज 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। नैनीताल में इस बार पर्यटक गाइड और नाव चालक ड्रेस कोड में दिखेंगे। पर्यटन सीजन को लेकर पर्यटन विभाग तैयारी कर रहा है। साथ ही टैक्सी बाइक चालकों को भी इस तरह से अलग पहचान के लिए ड्रेस कोड इन पर लागू होगा। आमतौर पर सीजन में कोई भी गाइडिंग का काम शुरू कर देता है, जिससे शहर की छवि और कारोबार दोनों पर असर पड़ता है। हालांकि इस बार नया प्रयोग करने की तैयारी है, मगर इसको धरातल पर लागू करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। कालाडूंगी में रामनगर वन प्रभाग में कॉर्बेट हेरिटेज सफारी जोन शुरू किया गया, लेकिन यहां पर्यटकों का रुझान कम ही देखने को मिला है। ऐसे में इसे लोकप्रिय बनाने की अब कोशिश की जा रही है।
जिम कॉर्बेट के बसाए गांव छोटी हल्द्वानी के पास एक नया टूरिज्म जोन खोला गया। उम्मीद थी कि जिम कॉर्बेट के बारे में जानने के लिए आने वाले पर्यटक इस जोन का रुख करेंगे, लेकिन अभी तक इसमें सफलता नहीं मिल सकी है। इसके कई कारण बताए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इस बार पर्यटकों ने कुंभ के चलते प्रयागराज का रुख किया है। साथ ही रामनगर और नैनीताल के बीच स्थित इस स्टेशन में अभी पर्यटकों के लिए लग्जरी सुविधाओं का भी टोटा है। हाँ, थोड़ा हमको निराशा है कि ये जितना हम सोच रहे थे चलेगा उतना ये नहीं चल पा रहा है, तो उसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि इसको चलाया जाए। अभी यहाँ पे 36 नेचर गाइड है, तो इसमें जो है हम सफारी के अलावा वाटरफॉल, छोटी हल्द्वानी और आयरन फाउंड्री में हम दिखाते हैं। तो कोशिश कर रहे हैं कि इसको और अच्छे तरीके से हम चला पाएं। होटल या बड़े कोई व्यवसायी होटल के यहाँ पे नहीं है, तो या तो हैं तो रामनगर में है, ज़्यादा जो पर्यटन आता है रामनगर में आता है और रामनगर के होटल व्यवसायी के पास ही आता है वो। उसी प्रकार से नैनीताल में जो पर्यटक आता है वो नैनीताल के पास आता है, तो वहाँ से भी लगभग सेंटर में पड़ता है। और यहाँ पे अभी बहुत सारी जो है उनके लिए बहुत अच्छी क्लासिकल जो है सुविधाएं जो है पर्यटक को यहाँ पे नहीं है। नए टूरिज्म जोन की तरफ पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए वन विभाग कई कदम उठा रहा है। इसके लिए जहां होटल कारोबारियों से भी संपर्क किया जा रहा है, वहीं नए जोन का वीडियो शूट में कराया जा रहा है, ताकि पर्यटकों को यहाँ के रोमांच के बारे में आसानी से बताया जा सके। हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि अभी हाल ही में ही हम नैनीताल के जो होटल एसोसिएशन थे उनसे बात किया है, उनसे डिस्कशन किया और उनको ये जो भी यहाँ पे जो हम कॉर्बेट हेरिटेज सफारी के रूप से जो तैयार किए थे उसके बारे में डिटेल दिए हैं भी होगा, और उसके साथ साथ इसका प्रमोशन भी करेंगे। और इको टूरिज्म बोर्ड और उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड, इन दोनों से भी बात हो रही है और ऑलरेडी उनसे अनुमति भी मिल गई है। और अभी उसका जो हमारा कॉर्बेट हेरिटेज सफारी है, इसका एक वीडियो प्रमोशनल वीडियो बनाया जा रहा है। जिम कॉर्बेट के गांव के पास बनाए गए हेरिटेज सफारी जोन से विभाग को कई उम्मीदें हैं और प्रशासन इस जोन का प्रमोशन भी कर रहा है। ऐसे में देखना होगा कि कॉर्बेट की मेहनत कब तक रंग लाती है। काला ढूंगी से न्यूज़ 18 के लिए गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। रामनगर के तराई पश्चिमी वन प्रभाग के नए खुलने वाले चांदनी पर्यटन जोन का विरोध जारी है। छाई के ग्रामीण सोमवार को डीएफओ ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदर्शन करके धरना दिया है। प्रदर्शन करने वाले लोगों का कहना है कि लगातार खुल रहे टूरिज्म जोन के चलते वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, जिससे वो आबादी की ओर आ रहे हैं। इंसान के साथ उनका संघर्ष बढ़ रहा है, इसलिए रामनगर में नए जोन खुलने का विरोध किया जाना चाहिए। रोजगार का छलावा बंद, ग्रामीणों का हरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। ग्रामीणों के अधिकार का हरण 1-1.5 साल के अंदर लगभग 12 लोगों की मौत जो है यहाँ हो चुकी है और नए नए पर्यटन जोन सरकार के द्वारा खोले जा रहे हैं। छोई में ये चांदनी जो है एक गेट खोला जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीण आक्रोशित है और उनका विरोध है। लगातार महापंचायत करने के बाद, धरना प्रदर्शन करने के बाद भी शासन प्रशासन के कानों में जू नहीं रेंग रही है। आज हम अपनी मांग को लेकर, जो चांदनी गेट खुल रहा है उस गेट को रद्द किए जाने की मांग को लेकर हम यहाँ पे डीएफओ साहब को ज्ञापन देने आए थे। राय पश्चिमी वन विभाग की बेलपड़ाव रेंज में चांदनी जोन का प्रस्ताव चल रहा है और वहाँ के ग्रामीणों द्वारा जो शिकायत की गई है उनका संज्ञान लेते हुए, सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो भी उच्च स्तर को अवगत करा दिया गया है, उच्च स्तर द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे उनका पालन किया जाएगा। कौशल विकास एवं टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बीच में उत्तराखंड विधानसभा में एक एमओयू साइन हुआ है। 423 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट पर 64 करोड़ रुपए राज्य सरकार देगी। एमओयू के तहत टाटा टेक्नोलॉजी प्रदेश के 13 आईटीआई कॉलेजेस में एडवांस सिलेबस के साथ उपकरण, मशीनरी, कंप्यूटर और दूसरी टेक्नोलॉजी पर फोकस करेगी। साथ ही इन 13 आईटीआई कॉलेज में इलेक्ट्रिक व्हीकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, रोबोट, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग में ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसका लाभ प्रदेश के करीब 1300 छात्रों को होगा। साथ ही टाटा टेक्नोलॉजी इन छात्रों को कॉलेज के बाद रोजगार भी देगी। टेक्नोलॉजीज़ के साथ एक एमओयू किया है, जिसमें 13 आईटीआई हमारे टाटा टेक्नोलॉजीज़ के माध्यम से, उनके एक्सपर्टीज से, उनकी टेक्नोलॉजी से चलाई जाएगी। टोटल इसमें व्यय जो है वो 423.54 करोड़ का आएगा। और इसमें जो हमारी राज्य सरकार है वो देगी टोटल में 13% पैसा, जो 64 करोड़ रुपए है, और बाकी का 368 करोड़ रुपए जो है वो टाटा टेक्नोलॉजी के माध्यम से लगाया जाएगा। बारिश और बर्फबारी सर्दियों में कम होने से सबसे अधिक नुकसान खेती को होता है। देखिए, किसानों में
फसल पूरी तरह से सूखने की कगारों पर आने के बाद सबसे ज्यादा दिक्कत उन्हीं को होती है। पिछले कई सालों से सबसे अधिक वर्ष 2025 का जनवरी रहा है, जिससे बुरांश और काफिल समय से पहले पक गए हैं। अब कृषि विभाग किसानों की फसल सूखने का डेटा तैयार कर रहा है। रिपोर्ट देखिए। ग्लोबल वार्मिंग का असर पहाड़ के मौसम पर भी देखा जा रहा है और समय पर बारिश नहीं होने से किसानों की फसल चौपट हो रही है। इस साल नवंबर से अब तक सिर्फ नाम मात्र की बारिश हुई है, जिसका असर सबसे ज्यादा कृषि पर पड़ रहा है और गेहूं, मसूर, मटर और सब्जियों की फसलें सूखने की कगार पर हैं, जिससे किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। जलवायु परिवर्तित जिस तरह से हो रही है, तो प्रकृति में जो हमारी फसलें, उनका भी एक नियम होता है। उसकी हर जो एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाती है, उसके लिए कुछ जो तापमान होता है उसकी आवश्यकता पड़ती है। यदि वो तापमान चेंज हुआ तो सभी चीजें, उसकी आवश्यकताएं चेंज हो जाएगी। पहाड़ की अर्थव्यवस्था कृषि पर टिकी है, लेकिन बारिश की कमी से फसलें सूख रही हैं और किसान सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं, जिसके बाद कृषि विभाग भाई अब गाँव से आंकड़े जुटाने में जुटा हुआ है और आंकड़े आने के बाद इसको शासन को भेजा जाएगा। बारिश कम होने की वजह से गेहूं और मसूर की फसलों में थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा होगा, जिसके लिए हमने अपने क्षेत्रीय कर्मचारियों को निर्देशित कर रखा है कि वो फील्ड में जाके कहीं पर अगर नुकसान इससे हो रहा है तो उसका आंकड़े उपलब्ध कराए हमको। वर्तमान तक कहीं से बहुत ज़्यादा ऐसी हमारे वहाँ कृषकों से इसकी सूचना आई नहीं है कि उनकी फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग से जहां हर साल बारिश और बर्फबारी कम हो रही है, वहीं गर्मी बढ़ने से फसलों को नुकसान के साथ ही पेयजल संकट और फलों के समय से जल्दी पकने की समस्या भी देखनी पड़ रही है, जो भविष्य के लिए ठीक नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। चमोली से अगली खबर है, जहां पर इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बद्रीनाथ धाम में हर ओर बर्फ ही बर्फ आपको नजर आएगी। ठंड के बीच में ऋषिगंगा नदी जो है वो पूरी तरह से जमी हुई नजर आएगी। ऋषिगंगा नदी जो झरने के रूप में बहती है, अब आप देखेंगे यहाँ सिर्फ और सिर्फ बर्फ आपको नजर आएगी। हालांकि तस्वीर काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन बद्रीनाथ धाम ये वो धाम है जहाँ पर सुरक्षाकर्मी भी 12 महीने तैनात रहते हैं। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना प्रचंड ठंड के दौरान उन्हीं को देखना पड़ता है। 2 दिनों से धाम में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसके चलते सुबह शाम का तापमान काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ दर्ज किया जा रहा है, लुढ़का हुआ दर्ज किया जा रहा है, जिससे ठंड बढ़ने का आप अनुमान लगा सकते हैं। भारत तिब्बत सीमा इनर लाइन के लिए परमिशन अब बहुत आसान हो गई है। जिला प्रशासन ने ऑनलाइन परमिशन की व्यवस्था की है। कैसे आप परमिशन ले सकते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। चमोली जिले में भारत तिब्बत सीमा क्षेत्र में माणा पास, रिमखिम पास और नीति पास मौजूद हैं। ऐसे में इन क्षेत्रों में भ्रमण के लिए हर साल बड़ी संख्या में देश से और विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं, लेकिन सीमा क्षेत्र होने के चलते यहां पहुंचने के लिए प्रशासनिक परमिशन की जरूरत होती है, जिसके लिए अभी तक ऑफलाइन आवेदन करना पड़ता था, जिससे पर्यटकों को थोड़ी परेशानी होती थी। लेकिन अब जिला प्रशासन आवेदन की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने जा रहा है, जिससे लोग खुश हैं। दूरस्थ स्थल हैं, जैसे पार्वती कुंड है या माणा पास है, देवताल है, तो ये इसकी सुंदरता जब तक आप वहाँ पे गए नहीं तब तक आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते कि वो कितनी सुंदर जगह है। सरकार ने इसको प्रमोट किया है, इससे हमारे जितने भी इनर लाइन के गांव हैं जो उनको उसका प्रॉफिट मिलेगा। सीमावर्ती क्षेत्र के लिए जो हमारी नीति घाटी है, उससे ऊपर का जो क्षेत्र है हमारा, जिससे अभी तक लोग अनभिज्ञ थे, अब लोग उस जगह पे जा पाएंगे और देख पाएंगे कि हमारे देश की सीमा कैसी है। लोगों का बहुत रोमांच रहता है कि वहाँ तक किस प्रकार से पहुँचा जाए। अब जो हमारा जिला प्रशासन है और जो सरकार है, सरकार के द्वारा एक बहुत अच्छी पहल की गई है, जिसमें ये ऑनलाइन की सुविधा दे दी गई है। चमोली के घस्तोली, रत्ताकोणा, जगराऊं, देवताल, माणा पास, गोटिंग के पास, ग्यालडुंग, गणेश गंगा, क्यूलांग, नीति पास, 16 पॉइंट, अपर रिमखिम, लोअर रिमखिम और पार्वती कुंड के लिए परमिशन की जरूरत होती है, जो अब ऑनलाइन मिल पाएगी। तो HDFC बैंक के CSR के माध्यम से एक हमने ऑनलाइन लिंक बनाया है वेबसाइट, जिसमें अधिकतम हम 100 लोगों को अलाउ करेंगे पर डे। तो उससे रजिस्टर करवा के लोग अपना देवताल भी जा सकेंगे, जो एक चाइना बॉर्डर का एरिया है।
इसलिए हमने थोड़ा संख्या को सीमित रखा है और जैसे शासन से निर्देश प्राप्त होंगे आगे की कार्यवाही उसके अनुसार की जाएगी। सीमावर्ती दर्शन योजना के तहत प्रशासन का ये कदम सराहनीय है। इससे एक और घाटियों में पलायन रुकेगा, वहीं रोजगार की अपार संभावनाएं भी बढ़ेंगी। न्यूज 18 के लिए चमोली से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। अब आप ये जाने कि 30 अप्रैल से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो रही है और इस बार पुलिस प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए खास इंतजाम किए हैं। चारधाम यात्रा रूट पर हर 10 किलोमीटर पर पुलिस के जवानों की तैनाती होगी, जो यात्रियों को न केवल मार्गदर्शन देंगे बल्कि आपात स्थिति में फौरन मदद भी देंगे। इस बार पुलिस बाइक पेट्रोलिंग टीम भी लगातार गश्त करेगी। इस पर मुख्य उद्देश्य ये माना जाएगा कि यात्रा मार्ग को सुरक्षित बनाना और किसी भी तरह की दुर्घटना या अप्रिय घटना से आसानी से बचा जाना है। यमुनोत्री और गंगोत्री का मार्ग जो है और केदारनाथ और श्री बद्रीनाथ धाम का जो रूट है, उस रूट को सेक्टर वाइज डिवाइड किया जाएगा और प्रत्येक 10 किलोमीटर में या और उसको वेरीफाई करके 10-15 किलोमीटर के बीच में हमारी एक मूविंग पेट्रोल रहेगी बाइक से। तो उसको उनका ये काम रहेगा कि वो यात्रा को सुचारू रूप से चलवाएं, ट्रैफिक में जाम ना लगने